गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज शुरू करते हैं न्यू चैप्टर। द नेम ऑफ द लेसन इज पोइट एंड पैनकेक्स। Poets and Pancake has been written by Ashoka Mitran, and the name of this lesson has been directed or has been said according to the poet that there was a brand that was called Pancake that used to come in truckloads in the Gemini studios where the author worked. पोइट्स ऑन एंड पैनकेक जो लेसन है उसका नाम लिखा गया पोइट और पैनकेक इसलिए रखा गया है क्योंकि जो राइटर है वो एक जेमिनी स्टूडियो जो कि फिल्म मेकिंग का काम करता था उसमें कार्य करता था, और उसमें पैनकेक नाम का एक कॉस्मेटिक मटेरियल यानी साज सज्जा के लिए जो मटेरियल हम लगाते हैं पाउडर वगैरह उसे ट्रक लोड्स में आता था। और दूसरा पोइट्स यहाँ पर क्योंकि कभी खुद पोइट था जो ऑथर है, और वो उसमें पोइट्स और ऑथर्स का बहुत काम होता है फिल्म मेकिंग में, तो इसलिए इस वजह से इसका नाम पोइट्स एंड पैनकेक रखा गया है। और पैनकेक क्या है? एक मेकअप का नाम है, फेस पाउडर है जो कि जेमिनी स्टूडियोज़ में आया करता था। और अब बात कर लेते हैं अशोका मित्रन की। अशोका मित्रन जिन्होंने पोइट्स एंड पैनकेक लेसन को लिखा है वो एक फेमस राइटर हैं, तमिल राइटर हैं, और बहुत ज़्यादा उनको फेम मिला था साउथ में। वो जब अपने शुरुआती दिनों में कार्यरत थे तो वो जेमिनी स्टूडियो में जो न्यूज़पेपर्स थे उनकी कटिंग्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर वो कटिंग्स को कलेक्ट करते थे, उसकी फ़ाइल बनाते थे, वो उसका काम था। उन्होंने जेमिनी स्टूडियो को ज्वाइन किया था कि भाई ऑथर बनेंगे, उन्होंने ज्वाइन किया था कि भाई वो स्क्रीन प्ले लिखेंगे, और वो सोच रहे थे कि और अच्छी पोस्ट पद मुझे मिलेगा। लेकिन उनको एक छोटे से क्यूबिकल में, छोटे से कमरे में पेपर की कटिंग करने का काम मिला, और जब भी वहाँ पर उसको पेपर कटिंग करते हुए कोई देखता तो लोग सोचते कि इसके पास कोई काम नहीं है, और हर कोई उनको सुना देता था। यहाँ जेमिनी स्टूडियोज़ में जब वो कार्य करते थे तो अशोका मित्रन उसकी यादों को समेटते हुए पोइट्स ऑन पैनकेक लेसन में उसे लिखते हैं। उसके बारे में जो अशोका मित्रन है उसने कम से कम 200 क्या समथिंग या 200 से ज़्यादा कहानियाँ लिखी हैं, नावल लिखे हैं, और 15 नॉवेलाज। नॉवेला क्या होता है? नावल से छोटा जो पार्ट होता है वो नॉवेलाज होता है। तो वो बड़े डिस्टिंग्विश्ड हैं, और उनकी राइटिंग के लिए उन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड भी दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कार्य किया काफ़ी दिनों तक। 1966 में उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ दिया, और उनका मानना था कि वो फिल्म इंडस्ट्री में जो इनइक्वलिटी है, असमानता है, उनके साथ कार्य नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद वो फुल टाइम राइटर बन गए। हालांकि अशोका मित्रन जो उनका नाम है उनका सही नाम नहीं है, ये स्यूडोनेम है, मतलब काल्पनिक नेम है। ओरिजिनल नेम उनका अशोका मित्रन नहीं है। उनका नाम जगदीशा त्यागराजन उनका रियल नेम है, और अशोका मित्रन उनका काव्य के लिए या फिर कहिए तो उस कहानियों के लिए एक साहित्यकार के तौर पर उनका नाम अशोका मित्रन कहा जाता है। अब बात और जो अशोका मित्रन ने जो लिखा है माई ईयर्स विद बॉस, ये एक बुक लिखी है, और इसमें सारे के सारे जो एक्सपीरियंस है कहाँ के, जब वो जेमिनी स्टूडियो में कार्य करते थे, उन एक्सपीरियंसेस को, उन अनुभवों को बखान किया है, इसमें शामिल किया है। और फिल्म इंडस्ट्री में जो भी जहाँ भी उन्होंने कार्य किया, फिल्म इंडस्ट्री के अपने अनुभवों को माई ईयर्स विद बॉस बुक में शामिल किया है। इसमें वो जेमिनी स्टूडियो के जो मालिक थे जिनका नाम था S.S. वासन, उसका भी उन्होंने जिक्र किया है।
और क्या क्या उनके साथ अनुभव रहे उनका वो जिक्र करते हैं। 1940 to 1969 जेमिनी स्टूडियोज ऑफ मद्रास वॉज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिल्म। और जो जेमिनी स्टूडियो था जिसमें ये हमारे राइटर कार्य करते थे वो 1940 से 1969 तक काफ़ी पॉपुलर रहा है। और मिस्टर अशोकामित्रन ने इसमें 1952 से लेकर 1966 तक कार्य किया है। और जो उसके जो मिस्टर एस वासन थे जो उसके मालिक थे जेमिनी स्टूडियो के, वो एक जर्नलिस्ट पत्रकार भी थे और एडवर्टाइज़र भी थे, फिल्म बनाने वाले फिल्म प्रोड्यूसर भी थे, डायरेक्टर भी थे और एक बिजनेसमैन भी थे। और तमिल लैंग्वेज की मैगजीन आनंदा विकटन उसके संस्थापक भी थे। और उन्होंने ही जेमिनी स्टूडियो नाम की कंपनी की स्थापना की थी। और जेमिनी स्टूडियो कंपनी कहाँ थी? चेन्नई में थी और उसी के मालिक थे एस वासन। और इसमें कई सारे जो पात्र हैं उनका जिक्र होता है, जैसे मिस गौहर हैं, वैजंती माली है, रति अग्निहोत्री है, इनका जिक्र होता है। अब बात करते हैं जेमिनी स्टूडियो चेन्नई में जहाँ स्थापित है। उनका मानना था अशोकामित्रन का कि भाई ये जेमिनी स्टूडियो जहाँ हुआ करता था वहाँ पहले रॉबर्ट क्लाइव का अस्तबल हुआ करता था, स्टेबल, उसमें ही ये जेमिनी स्टूडियो था। और रॉबर्ट क्लाइव जब उन्होंने बंगाल विजय की, जब रॉबर्ट क्लाइव पूरी तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में महत्वपूर्ण पद पर थे, तो उन्होंने चेन्नई में बहुत सारी जगह पर उन्होंने मकान बनाए और वहाँ रहा करते थे। और उनमें से एक था जेमिनी स्टूडियो की वो लोकेशन जहाँ पर कहा जाता है कि रॉबर्ट क्लाइव का अस्तबल हुआ करता था, उस जगह पर जेमिनी स्टूडियो स्थापित था। ये सारी जगह रॉबर्ट क्लाइव की ही हैं। अब इसमें क्या था, रॉबर्ट क्लाइव के स्टेबल में जो जगह बनी हुई थी, जो विंडोज़ थी, फ्रेंच विंडोज़ थी। ये जो यहाँ पर आपको वीडियो में देख सकते हैं, ये फ्रेंच विंडोज़ हैं, तो इसकी स्पेशलिटी है। अब बात करते हैं कि जेमिनी स्टूडियो में जो एस वासन तो उसके मालिक थे, और महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन था? तो और अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति था कोटमंगलम सुब्बू, SM सुब्रमण्यन। उनका जन्म हुआ था 1910 में और मृत्यु हुई थी 1974 में। वो एक तमिल कवि थे और गायक थे, लेखक थे, अभिनेता थे और फिल्म निर्देशक थे। और उन्होंने एक नॉवल भी लिखा था जिसका नाम था थिल्लन्ना मोहनम्बल, और उनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया था उनके फिल्म डायरेक्शन के लिए, उनके कार्यों के लिए। और वो जेमिनी स्टूडियो में नंबर 2 थे। वो एस वासन के सहायक थे, उसके बाद यानी मालिक के बाद दूसरे नंबर पर कोटमंगलम सुब्बू ही आते हैं। उन्होंने जो थिल्लन्ना मोहनम्बल लिखा है, ये जो इस टीवी सीरियल के तौर पर एक मैगजीन माफ़ कीजिएगा, आनंद विकटन जो पत्रिका है जो कि एस वासन के द्वारा ही स्थापित की गई थी, उसमें सीरियल में कहें तो जब किसी बड़ी कहानी या नॉवल को हम खंडों में, टुकड़ों में प्रकाशित करते हैं तो उसे सीरियलाइज करना कहते हैं, उसको प्रकाशित किया गया था। ये थिल्लम्मा मोहनम्बल का ये कवर पेज है उसके नावल का, जो कोटमंगलम सुब्बू के द्वारा लिखा गया था। अब बात करते हैं कृष्णा शास्त्री। ये इसका जिक्र भी हमारे लेसन में होता है, हरेंद्र चट्टोपाध्याय और फ्रैंकलिन डैनियल बुचमैन। अब बात करते हैं कि जो हमारे एस वासन के बाद दूसरे नंबर पर आते हैं कोटमंगलम सुब्बू। वो मुख्य आदमी थे, मुख्य कलाकार थे, यानी कोटमंगलम सुब्बू थे इस स्टोरी के मुख्य कलाकार। मिस्टर कोटमंगलम सुब्बू
जो कि काफ़ी टैलेंटेड थे, उनसे बहुत ज़्यादा नफरत करता था एक ऑफिस बॉय जानते हैं, बॉय नहीं था वो, लगभग 40 के आसपास उसकी एज थी। वो कार्य करता था, कौन से ऑफिस के छोटे मोटे कार्य, वो सारे कार्य करता था। जब क्योंकि ये फिल्म बनाते थे इस में, तो जब भी क्राउड को शूट किया जाता था, यानी जब पर्सनलाइज सीन होते थे उनमें नहीं, केवल क्राउड को जो शूट किया जाता था, तब इस ऑफिस बॉय की ड्यूटी हुआ करती थी कि वो उन सभी का मेकअप करे जो क्राउड का की भूमिका अदा कर रहे हैं। वो इनसे बड़ा नफरत किया करते थे। वो भी थोड़े पोइट भी थे, वो एक्टिंग भी उन्हें थोड़ी आती थी ऑफिस बॉय को। वो सोचते थे कि भाई ये जो कोटमंगलम शो है, इसकी वजह से मुझे महत्व नहीं दिया जाता है जेमिनी स्टूडियोज में। लेकिन जो कोटमंगलम सुबू थे, वो एक मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति थे। कोई भी उन्हें भूमिका दी जाती, उसे बड़े अच्छे ढंग से वो करते थे। और जब कोटमंगलम जब भी किसी डायरेक्टर को कोई प्रॉब्लम होती, तो कोटमंगलम सुबू उसी विषय में बहुत सारे विकल्प दे दिया करते थे। कहा जाए तो ही वॉज ए टेलर मेड फॉर फिल्म्स, यानी वो फिल्मों के लिए ही बना था, फिल्में बनाने के लिए उसका जन्म हुआ था। अभी होता क्या है कि जिस दौरान में ये जेमिनी स्टूडियोज बहुत पॉपुलर था, उसी दौरान में वर्ल्ड में एक वेव, या कहें तो ये एशिया में भी एक इस तरह से एक वेव चली थी। और वो किसकी थी? वो थी साम्यवाद की, कम्युनिज्म की। और कुछ लोग ऐसे थे जो कम्युनिज्म के खिलाफ थे, इसीलिए वो कम्युनिज्म के खिलाफ प्रचार कर रहे थे। उनमें से एक थे फ्रैंकलिन नैथनियल डैनियल बुचमैन। ये एक ऑक्सफोर्ड ग्रुप के फाउंडर थे, और इन्होंने मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी, उसके मुखिया थे। मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी क्या थी? बहुत सारे कलाकारों का एक ट्रूप था, एक ग्रुप था, जो विभिन्न विषयों पर प्ले यानी नाटक का अभिनय किया करते थे, प्रदर्शन किया करते थे। और मुख्यतः इनके नाटक उस दौर में जो कहें तो कम्युनिज्म उसके ही खिलाफ थे। और जो मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी थी, उसने जब वो इंडिया आते हैं और इंडिया में भी चेन्नई आते हैं, तो उन्हें यहाँ हमारे जेमिनी स्टूडियोज से बेहतर कोई भी जगह नहीं लगी। वहाँ पर वो अपने प्ले का कई बार अभिनय करते हैं, कई बार प्रदर्शन यहाँ पर किया जाता है। और इसे शॉर्ट में मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी को MRA भी कहा जाता है। और इन्होंने जोथम वैली नाम का जो सीरियल था, उसे भी अभिनय उसका किया था, यानी वो बड़ा पॉपुलर हुआ था इनका। और जो हमारे जेमिनी स्टूडियो है उसमें इसको उन्होंने इस नाटक को प्ले किया था। अब बात करते हैं कि इसके बाद जेमिनी स्टूडियो में एक पॉपुलर राइटर आते हैं जिनका नाम है स्टीफन स्पेंडर। जो स्टीफन स्पेंडर है, वो एनकाउंटर जो मैगजीन है उसको उन्होंने स्थापित किया था। और इस मैगजीन के पब्लिकेशन से वो जुड़े रहे थे काफ़ी समय तक। और स्टीफन स्पेंडर काफ़ी इंटेलेक्चुअल यानी बुद्धिजीवी और बहुत सारी जो रचनाएं हैं उनके राइटर भी हैं। जब वो आते हैं तो इंडिया में आते हैं, और इंडिया में भी जब स्पेशली मद्रास में आते हैं, तो उनको जो हमारा जेमिनी स्टूडियो उससे बेहतर कोई जगह नहीं मिलती है। जब वो जेमिनी स्टूडियो में आते हैं तो उन्हें बड़ा विचित्र लगता है। मीन्स कहें तो वहाँ के जो श्रोता हैं, कौन? जेमिनी स्टूडियो में कार्य करने वाले कर्मचारी, उन्हें बड़ा अजीब लगता है क्योंकि वो जानते ही नहीं उसे। और वो मिस्टर स्टीवन स्पेंडर भाषण देता है, स्पीच देता है वहाँ पर जेमिनी स्टूडियो में, परंतु ये इंग्लिश है, इनका एक्सेंट ऐसा है
कि कोई भी उसकी एग्जैक्ट जो बातें उसने कही है समझ ही नहीं पाता है। अब बात कर लेते हैं कि जो हमारा जो जेमिनी स्टूडियो है, जेमिनी स्टूडियो में एक महत्वपूर्ण विभाग भी था जिसे कहा जाता है कहिए तो मेकअप डिपार्टमेंट। और जो मेकअप डिपार्टमेंट था, मेकअप डिपार्टमेंट में जो मुख्य मेकअप मैन था वो मेकअप किया करता था हीरो का, और जो उसका सबॉर्डिनेट था वो साइड हीरो का, जो उससे जूनियर था वो किया करता था विलेन का मेकअप किया करता था। और इस तरह से जो मेकअप डिपार्टमेंट था उसमें बंगाली, उसमें ये कहें तो महाराष्ट्रियन और एंग्लो इंडियन, बहुत सारे लोग, एक तरह से कहें तो इंडिया की छोटी सी झांकी उसमें प्रदर्शित होती थी मेकअप डिपार्टमेंट में। और मेकअप डिपार्टमेंट में चारों तरफ शीशे लगे हुए थे और इनकैंडिसेंट लाइटें थी जो जिनमें गर्मी लगती है, जैसे जिसे भी मेकअप डिपार्टमेंट में जाना पड़ता तो उसे बड़ा कष्ट होता था उस दौरान में। तो यहाँ यहाँ पर आके हमारे लेसन की समाप्ति हो जाती है। और अब हम पोएट एंड पैनकेक्स को वाइंड अप करते हैं और इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं पीडीएफ फॉर्म में सेंड करूँगा। आप पोएट एंड पैनकेक को गो थ्रू होइए, पढ़िए, समरी को समझिए, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू मे आस्क मी अबाउट इट।